Hello students, this is Manoj Pandey and I welcome you all in this class. Student, in our last class we have started history first chapter how, when and where. We have completed it also. And now in this class we are going to start our civics first chapter which is called the Indian Constitution. Students, before we understand what is the Indian Constitution, how it became, how it built and how it works, it's very important to understand what is constitution mean. कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है सबसे पहले समझना जरूरी है इसके पहले कि हम समझें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कैसे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूल्स का लॉज का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एक बुक है जो किसी स्टेट को गवर्न करने के लिए बनाया गया है। इसके बारे में आगे और बेहतर से समझेंगे, हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी के जरिए। इस स्टोरी में एक स्कूल की स्टोरी है। जिस तरीके से आपका स्कूल है उसी तरीके से कुछ बच्चों का स्कूल होता है जहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, यानी ज़्यादातर नंबर जो होता है जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी नंबर जो होते हैं बॉयज़ जो होते हैं वो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं और जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं वो नंबर्स में कम होती हैं। तो वहाँ पर लड़कों को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। हम अक्सर उस स्कूल में अक्सर फुटबॉल खेलते हैं बच्चे। लड़कियों को बास्केटबॉल अच्छा लगता है। तो एक बार की क्या बात है, कुछ लड़कियां कहती हैं कि क्यों ना आज बास्केटबॉल खेलते हैं, आज फुटबॉल ना खेल करके आज बास्केटबॉल खेलते हैं। बच्चे इस बात के अगेंस्ट जाते हैं, कहते हैं नहीं हम लोग फुटबॉल ही खेलेंगे। तो फाइनली क्या डिसाइड किया जाता है कि चलिए हम लोग वोटिंग कर लेते हैं, हम लोग हाथ उठाते हैं, हैंड रेज करते हैं, जिसके नंबर ज़्यादा होगा वो गेम खेला जाएगा। फिर एज वी ऑल नो मेजोरिटी में बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, छात्राएं नहीं रहती हैं, यानी बॉयज स्टूडेंट रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है वो ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और वो लोग हमेशा क्या करते हैं फुटबॉल ही खेलते जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वो तो स्टोरी भी आगे बताई गई। इसके अलावा आप लोगों को पता है अगर आप फुटबॉल खेलने जाएंगे, अब अगर एग्जांपल फुटबॉल को ले लिया गया तो आप लोगों को पता है अगर आप फुटबॉल खेलने जाएंगे तो फुटबॉल्स हो गए या फिर किसी कोई भी गेम हो गया, सबका कुछ ना कुछ एक डेफिनेट रूल होता है। सबको उस रूल्स के बारे में पता होता है, सभी लोग उस रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी गेम ऐसे तरीके से सब लोग खेल पाते हैं बिना किसी बेईमानी के। तो रूल्स जिस तरीके से गेम्स में होते हैं ताकि कोई झगड़ा ना होने पाए, सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। तो इसके लिए इसी तरीके से सोसाइटी में भी क्या होता है, हमको रूल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि किसी भी, चाहे मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में पीपल हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, तो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक रूल हो। तो इसके लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार किया जाता है ताकि लोगों के लिए एक नियम हो, जो भी नागरिक हों किसी स्टेट के किसी कंट्री के, तो उनके लिए एक रूल बुक होना चाहिए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है किसी भी कंट्री का। यहाँ पे आप अगले पेज पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे वाई डू ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये तो हमने एक एग्जांपल के जरिए समझ लिया, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी वहाँ पर कोई भी वायलेंट कोई भी किसी तरीके से का वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए सोसाइटी में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ पर कुछ रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, जिसको हर एक सिटीजन उसको फॉलो करे, केवल कुछ लोगों पे थोपा ना जाए बल्कि सभी लोग उसको फॉलो करने वाले हों। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ये 1934 का है, जब सबसे पहले आया था लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये 1934 का ये पिक्चर दिया गया है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। आज अगर देखा जाए तो मोस्ट कंट्रीज़ के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऐसा नहीं है कि केवल वही उन्हीं कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लाइक इंडिया। इंडिया आपको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि केवल लोकतांत्रिक जो देश है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनका ही केवल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कंट्रीज़ का भी होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी नाम मात्र की भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल चाइना में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर केवल एक सिंगल पार्टी का रूलिंग चलता है, केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है। अब आपको पता है अगर वहाँ पर दो पार्टी नहीं होंगी या फिर दो से अधिक पार्टीज नहीं होंगी तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा कि किसको वो वोट दे, किसको वो चुने। तो वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो अपना चुकी हैं। अब
एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी जरूरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया के जो हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हमारे जो भी सिटीजन होते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी झलक कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अगर हम मानते हैं कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, तो उसकी झलक अगर हम का मतलब हो गया हम सब, यानी सभी सिटीजन अगर मानते हैं कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी झलक मिलेगी मिलेगी। यानी हमारे जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी बिलीव्स हैं हमारे, उसकी झलक आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को जरूर मिल जाएगी, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन चाहे क्यों ना हो। आपकी बुक में उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है नेपाल का। नेपाल में काफ़ी लंबे टाइम तक मोनार्की रही है। फाइनली 2006 में वहाँ पर बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है। सॉरी, 2007 से 2006 में तैयार किया जाता है। काफ़ी सारे वो हंगामे होते हैं, काफ़ी सारा विरोध हो रहा था, काफ़ी पहले से नेपाल में हंगामा होता आ रहा था। वहाँ के लोग जो सिटीजन होते हैं वो डिमांड करते हैं कि मोनार्की से हमको छुटकारा चाहिए। तो क्या किया गया था, 1990 में ही, 1990 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मिला था नेपाल को। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो केवल नाम मात्र का था। वो मोनार्क, एक तरीके से मोनार्की ही चलती चली आ रही थी। उसको वहाँ के सिटीजन को और जो भी लोग इलेक्ट होते थे, उनको उतना ज़्यादा राइट नहीं मिलता था उस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। तो फिर क्या किया गया, 2006 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया। 2007 में कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया गया दूसरी बार। 1990 में वो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन इसके बाद 2006 में 7 में फिर से अपनाया जाता है। ये रहता है नेपाल का एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी स्टोरी के जरिए आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बातें हैं, वो इस पिक्चर के जरिए, इस स्टोरी के जरिए बेसिकली समझाया गया है। तो इस स्टोरी में होता क्या है, इस स्टोरी में एक मॉनिटर होता है, क्लास का एक मॉनिटर होता है, जो बुली होता है, जो बच्चों को बुली करने का काम करता है। तो एक बार की बात होती है, जो मैम होती हैं क्लास की, उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, तो वो मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि आप क्या करिए, आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए देखिए, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आऊँगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो बुली होता है, वो क्या करता है, जो मॉनिटर होता है, जो बुली होता है, वो बच्चों को क्या करता है, परेशान करना शुरू करता है। अनिल नाम का एक बच्चा होता है, वो उसके पास जाकर ये कहता है कि अनिल, आज मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा मिसेस राव को, यानी मैम से रिपोर्ट करूँगा। तो अनिल कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपना वो पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन खैर, मैम आती हैं, तो मैम से कहता है कि मैम, अनिल आपके जाने के बाद जोर जोर से बातें कर रहा था, मैंने उसको मना किया, लेकिन वो मेरी बातों को नहीं माना। मैम को लगता है मॉनिटर है, सही बोल रहा होगा। मैम उसको क्या कहती हैं, पनिश करती हैं कि तुम 100 टाइम्स लिखोगे कि मैं मॉनिटर की बातें, आगे से मैं मॉनिटर की सारी बातें मानूंगा। तो मैम उसको इस तरीके से पनिशमेंट देती है, उस तरीके से उसको पनिश करती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उसके साथ गलत हुआ है, गलत व्यवहार किया गया। तो इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सिटीजन के एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया, उसके जो वैल्यूज़ होते हैं, जो फिलोसफीज होती है, उसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की झलक उसमें मिलती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो गवर्नमेंट को ठीक तरीके से रन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, तो इन सब में डिवाइड करके गवर्नमेंट किस तरीके से चलाया जाए, उसमें वो हेल्प करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि मिसयूज़ ना होने पाए, ठीक है, कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ ना करने पाए। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को बराबर पावर देता है, इक्वल पावर देता है, अलग अलग पावर देता है। तो कोई भी इंसान होता है, कोई भी मिनिस्टर हो गया या फिर कोई भी लीडर हो गया, वो मिसयूज़ नहीं कर सकता है। खैर, अब बात करते हैं हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने भारतीय संविधान की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो हम भारतीय संविधान की बात करने से पहले भारतीय संविधान की फीचर्स जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इसके की फीचर्स को।
तो हमारा जो संविधान है उसमें 395 आर्टिकल्स हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 395 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, 12 स्केड्यूल्स मिलेंगे। और ये जो है वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे भी जीके के क्वेश्चन है, वो अलग अलग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपके कोर्स की बुक्स में तो है ही, उसमें तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कितने आर्टिकल्स हैं। तो आपके पास आंसर है 395 आर्टिकल्स। कितने स्केड्यूल्स हैं? 12 स्केड्यूल्स हैं। इसके अलावा ये हमारे जो संविधान था वो कब से फोर्स में आया है, कब कब से इसने स्टार्ट कर दिया वर्क करना, ये उसको हमने एक्सेप्ट कब किया, किस डेट को? तो वो एक्सेप्ट किया था हमने, लागू किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 से हमने इसको क्या कर दिया था, पूरे कंट्री में लागू कर दिया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चाहे तो अगर टाइम के साथ अगर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी उसमें किया जा सकता है अगर कुछ ज़रूरी लगा तो। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात कर ली जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए असेंबली बैठी थी 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। एक असेंबली का गठन किया गया था जिसका काम यही था कि हम संविधान को बनाएंगे। संविधान की कुछ की फीचर्स को समझ लेते हैं। हमारे संविधान का जो सबसे बेसिक जो की फीचर है वो है फेडरलिज्म। यानी फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म बेसिकली होता है गवर्नमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उसको फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के जरिए आप लोग आसानी से समझ पाएंगे इस बात को। आप लोगों को पता है हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है हमारे कंट्री में वो 3 लेवल पर डिवाइड होते हैं, 3 स्तर पर डिवाइड होते हैं। सबसे पहले होता है सेंट्रल लेवल पर, फिर होता है स्टेट लेवल पर, फिर होता है लोकल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर कौन होते हैं गवर्नमेंट में? जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए। स्टेट लेवल पर कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर हो गए। इसी तरीके से लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत, म्यूनसिपलिटी वगैरह जो होती है, जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, वो होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि 3 लेवल पर हमारे गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है ताकि सबको बराबर पावर मिले, सबको इक्वल राइट मिले, कहीं भी कोई अपने पावर्स का दुरुपयोग ना करने पाए। तो ये सबसे पहले हमारा जो होता है वो फेडरलिज्म, ये एक हमारी खास बात हमारे संविधान की सब की फीचर्स में से एक है। पहला फीचर्स हमने जान लिया फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एक स्तर से अधिक मतलब कई लेवल पर शासन, सरकार, गवर्नमेंट। अब दूसरा जो की फीचर्स है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप लोगों को पता है हमारे देश में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी पार्लियामेंट हमारे यहाँ बनी हुई है, हमारे यहाँ संसद का शासन है। वहाँ के जो एमपी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम चुनते हैं और फिर पार्लियामेंट में भेजते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। इसके अलावा स्टेट में भी जो होते हैं वो स्टेट के जो संसद होते हैं वो होते हैं, जैसे जिसको विधानसभा कहा जाता है, विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया, तो ये सब होते हैं स्टेट में। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको ये याद रखना है। थर्ड फीचर्स क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्ति का बंटवारा, यानी हमारे यहाँ जो पावर्स होती है किसी एक इंसान में नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा एक इंसान में सारे के पास सारी पावर्स नहीं है, पावर को क्या किया गया? सेपरेट इंसान में रखा गया है ताकि क्या हो, कोई भी इंसान डिक्टेटर ना बन जाए। यानी अगर किसी एक बंदे में, किसी एक इंसान में ने सारी पावर दे दी कि हाँ आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हैं कंट्री में, तो क्या हो जाएगा? वो डिक्टेट करने लगेगा, डिक्टेटर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। और कोई भी गारंटी नहीं है कि वो किसी एक ग्रुप को, यानी किसी एक ग्रुप को ज़्यादा वो फेवर करने लगे, किसी एक ग्रुप को बिल्कुल इग्नोर करने लगे, उसके राइट्स का हनन करने लगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पावर जो है वो सेपरेट बॉडीज़ में क्या हो, बटी हो, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या हो, बटी हुई हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा इसीलिए बनाया गया, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, जुडिशरी बनाया गया है। लेजिस्लेचर आपको पता है क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर को कहते हैं लेजिस्लेचर को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ सॉरी, कार्यपालिका नहीं, सॉरी, विधायिका कहते हैं। सॉरी, लेजिस्लेचर को हम लोग कहते हैं हिंदी में विधायिका, एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका और जुडिशरी को कहते हैं
न्यायपालिका। तो ये जो होता है वो तीनों में कहीं ना कहीं, तीनों में जो पावर होता है वो डिवाइड होता है और तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है। अगर कोई भी लेजिस्लेचर हो गया, अगर कुछ गलत काम करने लगा तो उसको रोकने का काम उसके, हाँ उसको रोकने का काम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कर सकती है। जुडिशरी अगर भटक गया तो उसको बदलने का काम ये कर सकती हैं, लेजिस्लेचर कर सकती है। तो इसलिए क्या होता है, सिर्फ जो पावर होता है किसी एक में ना होकर के अलग अलग ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में डिवाइड होता है, ताकि कोई भी डिक्टेट ना करने लगे, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर ना हो पाए। अब एक बात और यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो स्टेट पर बार बार इस चैप्टर में दिया गया है, तो स्टेट जो होता है, आपको पॉलिटी में स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है। जो नॉर्मली हम लोग समझते हैं स्टेट का मतलब हो गया कोई भी राज्य होता है, लेकिन स्टेट का मतलब होता है सेंटर से। ठीक है, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट से होता है, सरकार से होता है, सॉरी। स्टेट का मतलब यहाँ पर है सरकार से, यानी एक ऐसी सरकार से जो क्या करती है, जो रूल करती है, तो उसको कहा गया है स्टेट। आपको इस बात को याद रखना है आगे जब भी स्टेट की बात होती है चैप्टर में। इसके बाद चौथा फीचर आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट। चौथा फीचर आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्या होता है, हमारे संविधान के जरिए हमको कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, हर एक सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसके जरिए क्या, जिसका कोई भी हनन नहीं कर सकता है। और फंडामेंटल राइट की बात किसमें होती है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट थर्ड है, थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। तो हमको 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं जिसका हनन नहीं किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। हर एक सिटीजन को क्या है, इक्वल राइट मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी विशेष रिलीजन से है, किसी स्पेशल रिलीजन से है, तो इस सॉरी स्पेशल तो कोई नहीं है, मतलब स्पेसिफिक रिलीजन से है तो वो उसको ज़्यादा राइट मिलेंगे, कोई किसी और रिलीजन से है तो उसको कम राइट मिलेंगे, या फिर कोई किसी स्टेट से है तो उसको ज़्यादा, मतलब किसी भी बेस पर किसी को कोई भी ज़्यादा पावर नहीं दिया गया, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। तो उस इसलिए पहला जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो राइट टू इक्वलिटी। आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा है राइट्स टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर एक इंडिविजुअल को हमारे यहाँ राइट मिले हुए हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले हुए हैं, उसको राइट्स मिले हुए हैं कि वो फ्रीली कहीं भी जा करके देश के किसी भी पार्ट में बच सकता है, रह सकता है, कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस वो कर सकता है। थर्ड राइट जो है वो होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, यानी अगर किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयशन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ शोषण हो रहा है उसके साथ, तो उसके खिलाफ क्या होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको कुछ राइट्स मिले हुए हैं। यानी आप किसी ह्यूमन को ट्रैफिक नहीं कर सकते हैं, फोर्सफुली आप लेबर नहीं बना सकते हैं, यानी बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, और 14 ईयर से छोटे बच्चों को रोज़गार नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मिली हैं वो थर्ड जो हमको राइट मिला है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन, उसके ज़रिए आती हैं। चौथा राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, यानी आप जिस भी रिलीजन को चाहें आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना रिलीजन वो चेंज कर सकते हैं, हाँ किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, यानी कोई फोर्सफुली आपका रिलीजन चेंज ना करे। बाकी अगर आप खुद से आप अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हैं तो आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा राइट हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पांचवा जो राइट मिला वो मिला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमको अपने कल्चर और एजुकेशन हासिल करने का, अपने कल्चर को संरक्षित करने का, उसको बढ़ावा देने का, और एजुकेशन हासिल करने का, या फिर शैक्षणिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को पता है मदरसा हो गया या फिर कुछ वैदिक स्कूल कॉलेज हो गए। तो इन सब का राइट हमको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मिलता है कि आप अपने कल्चर को आप क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। लास्ट फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट जो मिला हुआ है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मिला हुआ है। और ये क्या कहता है, इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अगर ये क्या कहता है कि अगर ये पांचों संविधान जो राइट आपके हनन हो रहा है या फिर किसी भी तरीके से कोई भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको मिला हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं क्या करने के लिए,
अपने राइट्स को संरक्षण की मांग करने के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए आप कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए राइट्स मिले हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टोटल 6 राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। हाँ, पांचवा जो फीचर्स होता है वो होता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। तो इसके जरिए क्या हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, हमारी कंट्री का कोई भी नेशन रिलीजन नहीं है। आप लोग पढ़ते होंगे नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल लैंग्वेज भी तो नहीं है खैर, नेशनल सॉन्ग क्या है, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल ट्री क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, तो इन सब, नेशनल फ्लावर क्या है, इन सब के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नेशनल रिलीजन की, तो आपको कहीं भी कोई भी रिलीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि हमारा जो नेशन है वो क्या है, सेकुलर है। ठीक है, हम जो हमारा जो नेशन है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, वो सेकुलर है, यानी धर्मनिरपेक्ष है। तो हमने क्या किया है, सेकुलरिज्म को अपनाया है। हम क्या रहेंगे, सेकुलर रहेंगे, किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे। हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, सिखिज्म हो गया, या फिर जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म, जो भी रिलीजन है, मतलब जो भी है इंडिया में, तो उसको हम लोग, तो हमारे स्टेट का यानी कंट्री का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। हालांकि हर एक सिटीजन को राइट है कि वो जिस भी रिलीजन को चाहे वो फॉलो कर सकता है, चाहे तो चेंज कर सकता है, चाहे तो उसको बढ़ावा दे सकता है, सिटीजन को ना राइट है। लेकिन राष्ट्र का यानी देश का कोई भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मान लीजिए जैसे अरबिक कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान हो गया, तो ये सब क्या है, खुद को घोषित कर चुके हैं कि वो इस्लाम कंट्री है। फॉर एग्जांपल नेपाल हो गया, नेपाल अपने आप को घोषित किया है कि वो क्या है, वो हिंदू कंट्री है। लेकिन अगर हम बात इंडिया की करें तो इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। तो हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो ये पांचवा फीचर होता है सेकुलरिज्म, यानी हम ऑफिशियली भी किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, और हम सबको अलाउ करेंगे कि आप किसी भी फेथ को, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपको आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, और एक बार रिवीजन भी कराना चाहूँगा कि जो की फीचर्स दिए गए, जो 5 की फीचर्स दिए गए हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 की फीचर्स क्या होता है, सबसे पहले तो फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में बताया कि जो गवर्नमेंट होती है वो केवल एक लेवल पर नहीं होती है, वो 3 अलग अलग लेवल पर इंडिया में होती है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। दूसरा जो की फीचर्स होता है वो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, सेंटर में भी आपको मिलेगा पार्लियामेंट, और स्टेट में भी आपको पार्लियामेंट मिलेगा। जैसे विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये सेकंड फीचर है फेडरलिज्म, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ फीचर। तीसरा क्या है, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। आपको पता है पावर जो होते हैं वो सेपरेट किया जाता है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। तो आपको ये बात भी याद रखना है कि जो पावर्स होते हैं किसी एक बॉडी में ना होकर के वो अलग गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में सेपरेट होते हैं। चौथा मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमको 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। हमारे पास एक और फंडामेंटल राइट्स था जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। उसको बाद में बदल दिया गया था, उसको हमारा जो था वो लीगल राइट्स बना दिया गया था, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं हो गया है। ठीक है, तो खैर वो आपके चैप्टर में दिया गया है, लेकिन मैंने बस आपको बताने के लिए कहा है। इसके अलावा पांचवा जो फीचर में बताया वो होता है सेक्युलरिज्म, यानी जो नेशन है, जो स्टेट है, हमारा कंट्री है, उसका कोई भी रिलीजन नहीं होगा, वो सारे रिलीजन को बराबर महत्व देगा। तो ये जो था वो इम्पोर्टेंट था। तो ये हमारा चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें फेडरलिज्म के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैंने बताया ना लेवल्स के बारे में। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो होते हैं वो केवल 2 लेवल पर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंट्री में जो है वो 3 लेवल पर फेडरलिज्म है, 3 लेवल पर गवर्नमेंट होता है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेंट्रल लेवल होता है और स्टेट लेवल होता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकल लेवल पर की भी बात की गई है, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आपके पास चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको सुविधा हो उसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई नो वीडियो में शायद आपको पीडीएफ में सब आप वीडियो इसको देखें तो शायद आपको उतना क्लियर ना नज़र आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, बुक आपके पास रखें।
तो आप बुक अगर आपके पास रहेगा तो आप आसानी से मेरी बातों को समझ पाएंगे। तो आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपना चैप्टर एंड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।